हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरे केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट। हर एक चैप्टर का जितने भी फॉर्मूलाज है सारा एक जगह पे करेंगे भैया। कल से न्यूमेरिकल्स का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो आज आपका पूरा फॉर्मूलाज का शीट कंप्लीट होगा, तभी तो कल न्यूमेरिकल्स करोगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, सारा फॉर्मूलाज बोर्ड के लिए एक जगह पे होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहला चैप्टर कौन है भैया? हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भैया, मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छे से समझना क्या होता है। जैसे बोला गया मास परसेंटेज, कभी कभी इसको हम लोग ना ऐसे भी दिखा देते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से भी दिखा देते हैं। ये भी होता है मेरा मास परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? तो लेंगे भैया डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वेट। वेट बोल लो या मास बोल लो। तो बोलेंगे भैया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल। टोटल में कौन है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इनटू क्या? 100। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका पूछेगा उसका मास डिवाइड बाय टोटल का मास। अगर सॉल्यूट का पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज वी बाई वी से लिखते हैं। यहां पे मास था, यहां पे वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सेम वही है, जैसा मास परसेंटेज वैसा वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? अब देखो भैया, दोनों को मिक्स कर दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है? अब देखो भैया, याद नहीं करना, समझा रहा हूं। ऊपर डब्ल्यू है मतलब वेट, ऊपर जो रहता है वो एक का रहता है, तो डब्ल्यू है तो बोलेंगे भैया डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या है भैया? वी। इसको ऐसे ना दिखाते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। यही तो हो गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। जो ऊपर होता है वो एक का होता है, और जो नीचे होता है वो टोटल का होता है। तो नीचे कौन है? वॉल्यूम। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये हो गया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और ये हो गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? बहुत सिंपल है। और अगर सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे उतना कुछ खास एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, ये तो बिल्कुल बेसिक था। पर भैया फॉर्मूला शीट में तो होना चाहिए ना। पर अब जो आ रहा है दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जो ए बाई बी के टर्म में होता है। अगर मैं बोलता मोल परसेंटेज तो क्या करते? ए बाई बी इंटू 100 कर देते। ये सब पता होना चाहिए। फॉर द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, और जो फ्रैक्शन में होता है वो तो ए बाई बी के टर्म में ही होता है। ठीक है? अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे क्या करने वाले हैं। मेरे को बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है? चाहे बी भी बोल सकता था। इसको ना हम लोग एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स से लेते हैं। ए का पूछा है तो ए, अगर बी का पूछा होता तो बी ले लेते। तो बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जिसका पूछा उसका मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल। तो बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक है? जनरली हम लोग दो ही कंपोनेंट का बात करते हैं, ए और बी का ही बात करते हैं। ठीक है? चलो भैया, क्लियर होगा ना। अगला आता है मोलैरिटी, वीवीआई। भैया ये सब है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसमें होना चाहिए? लीटर में। बार बार बोल रहा हूं, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर डैश डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसका यूनिट क्या होगा भैया? ये भी बता देता हूं। मोल का यूनिट तो मोल होता है, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में, तो मोल पर लीटर। ठीक है? या मोलर भी बोल देते हैं। ठीक है ना? मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। सेम, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। पर यहां पे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां भैया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसमें होना चाहिए? केजी में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में गलती मत कर देना। ये मोलैरिटी है और ये क्या है? मोलैलिटी। इसका यूनिट क्या होगा? तो मोल का तो मोल है, और नीचे क्या है? केजी, तो बोलेंगे मोल पर केजी। इसको बोलते हैं मोलर, तो आप चाहो तो इसको मोलल भी बोल सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है? मोलल। क्लियर है ना? तो ये सब भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पीपीएम, बोलते हैं इसको पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। जैसे परसेंटेज में क्या होता है? इंटू 100 करते हैं ना, पीपीएम में 10 की पावर 6 करते हैं। बात वही रहेगा। जिसका पूछा है उसका मास ले लेंगे। ठीक है? डिवाइड बाय टोटल का मास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, मिलियन के लिए 10 की पावर 6 कर देते हैं, काम खत्म। ठीक है ना? अगला आता है हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। पीजी ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
KH क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट, और XG क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं PG इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही होता है मेरा हेनरीज लॉ। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, अभी सिखाए थे ना मोल फ्रैक्शन। तो अगर मेरे को बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो जिसका पूछा जाता है उसका मोल, तो लिखेंगे मोल ऑफ गैस, एन को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय फिर से मोल ऑफ गैस प्लस क्या होता है, मोल ऑफ लिक्विड। जब आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे तो आपको पता होगा, वहां पे गैस और लिक्विड का बात होता है, तो जिसका पूछा गया उसका मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, मैंने इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगला आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या था भैया, दैट इज पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और एक्स ए क्या है, मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा रॉल्स लॉ में कि पी ए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पीबी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। और जब दोनों को जोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कल करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होता है भैया, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ। अब आएगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ये तो भैया मतलब समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू क्या होगा, केबी, ये कांस्टेंट, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, एक बात और बता देता हूं कि डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है टीएस माइनस टी नॉट बी। टीएस मतलब टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ना, जल्दी से उतार लेंगे। अगला आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे डेल्टा टीवी था, यहाँ पे डेल्टा टीएफ है, तो यहाँ पे होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखोगे ना तो डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ होता है टी नॉट एफ माइनस टीएस होता है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे। ठीक है, जल्दी उतार लो। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं पाई से, तो पाई क्या होता है, सीआरटी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को ही हम लोग मोलैरिटी भी बोलते हैं। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है, टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू सीआरटी। ठीक है, और अगला होता है आरएलवीपी। आरएलवीपी का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है, एक्सबी के। और ये एक्सबी क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे जो बी है ना, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ठीक है, अगर इसको ओपन करोगे ना, जब ओपन करोगे तो एक फॉर्मूला और बनता है, मैं लिख देता हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, एक्स बी के, ये वही है। ठीक है, तो आरएलवीपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, पी ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी नॉट ए एक्स, भी बताया था ना रॉल्स लॉ में। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, जल्दी से उतार लो। चलो आगे बढ़े। एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी जो ये फॉर्मूला लिखा है हमने, अभी वांट ऑफ फैक्टर नहीं लगाया है। ठीक है, अगर कोई कहीं पे मान लो डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो सब जगह पे हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, आई क्या है, मेरा वांट ऑफ फैक्टर है। तो जनरली जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है तो आई का वैल्यू 1 आता है, तो हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं। और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो गया तो हमें वांट ऑफ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बुक सब में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, पर उससे भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 फॉर्मूलाज हैं, किसके किसके, सॉल्यूशन के। अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो भैया इसी में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है, यही एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। अगला जो चैप्टर आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो भैया चैप्टर बहुत अच्छा है, पर इसमें उतना फॉर्मूलाज नहीं है। पहला फॉर्मूला तो ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है कि जो मेरा ई नॉट शेल है वो किसके बराबर आता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भैया नर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो होता क्या है, ये लिखते हैं, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, ए से ए प्लस बी से बी से बनता है सी से सी प्लस डी से डी। ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है,
सॉरी, जो मेरा नस्ट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.059 बाय एन, एन मतलब होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, लॉग क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिएक्शन कोशेंट होता है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल बाय इनिशियल। अब बोलोगे सर फाइनल बाय इनिशियल मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कौन है, सी और डी, इसके ऊपर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट टू दैट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये होता है मेरा Q का वैल्यू, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है, नस्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ जी भैया, 1 है, 2 है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास हाँ ये थर्ड है, उसके बाद क्या आता है भैया मेरा, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट से, एफ क्या है, फैराडे है यहाँ पे, ये डेल्टा जी नॉट क्या होता है मेरा, गिव्स फ्री एनर्जी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। 2024 या 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा, मैंने एमसीक्यू वाले में रिकॉर्ड किया, कल वाली वीडियो में रिकॉर्ड किया है। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो रिएक्शन हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो अभी आपने जस्ट पढ़ा है ना कि ई सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट शेल माइनस माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्यू, पढ़ा था। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इक्विलिब्रियम में ना Q जो है वो Kc के बराबर आ जाता है। Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, और Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक बार इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू भी 0 हो जाता है। ये सब बात भैया लिख लेना, लेक्चर बता रहा हूं एक तरह से, ठीक है। अब देखो भैया फॉर्मूला मैं निकालना सिखा देता हूं, ये कैसे आया। अब देखो ये 0 है तो ये ई नॉट सेल रहेगा, ये सब वैल्यू इधर आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ई नॉट सेल, देखो वही है, ये भैया इधर आ गया तो क्या हो गया, 0.059, मतलब आगे कॉल लिखोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय एन, और क्यू के जगह पे केसी लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पूरा नहीं लिखा है, वैसे केसी होता है, वहां पे भी क्यूसी होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू 0 होता है और क्यूसी को हम लोग केसी भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े। अब तो कुछ इजी फॉर्मूला है, एक तो कुछ इजी फॉर्मूला है जो हमें पता होता है, जैसे कि रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो भैया R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा, ये ओम्स लॉ है। और एक बात बता देता हूँ, रेसिस्टेंस के बारे में सुन लीजिए ये सब बात, रेसिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट आता है, जिसको मैंने रो से दिखा दिया, तो क्या हो गया, रो एल बाय ए। तो यहाँ से आप रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो लिख लेना कॉपी में, रेसिस्टिविटी क्या होगा, R इंटू ए बाय एल, ठीक है। तो ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी होता है, जो किसका कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस का, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय आर। G होता है कंडक्टेंस, R क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको कैपा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, 1 बाय रो। कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टिविटी के, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, वैसे कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, ठीक है। वीवीआई मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको कैपएम से डिनोट करते हैं, कैपएम क्या होता है, के बाई सी, के क्या है कंडक्टिविटी, सी क्या है कंसंट्रेशन, सी क्या है कंसंट्रेशन, जिसको मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, ये सब लिख लेना, इनटू क्या होगा 1000, और इसका यूनिट बता देता हूं, इसका यूनिट होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला भैया अच्छे से लिखते हुए आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये सब मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब आ रहा है भैया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। पहले हमने सॉल्यूशन किया, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया, अब करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें तो भैया दो तीन ही है, एक तो जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, और एक अर्हेनियस इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर में हमें दो चीज देखना होता है, एक तो हाफ लाइफ पीरियड और एक होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट में अच्छे से लिख देता हूं, K इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस आर, आर मेरा क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम टी, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, T9 नहीं है, सिर्फ क्या होगा टी। पता है मैं जब पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो पता है मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सी नॉट, सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस सी टी,
कंसंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइड बाय टी। तो भैया सबका अपना अपना तरीका होता है, वैसे एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए ये लिखवाया है, पर मेरे को ये इजी रहता है सी नॉट सी टी, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकलेगा आपको बता दूं। हाफ लाइफ पीरियड पे हमेशा याद रखिएगा, ये जो कंसंट्रेशन आर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, आर नॉट बाई टू के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। या मैं ऐसे बोल दूं, टी हाफ पे जो सी टी होता है ना, वो हमेशा सी नॉट बाई टू के बराबर होता है। अब देखो भैया, टी को तुम ऊपर भेजो, के को तुम नीचे भेजो, और अगर आर के जगह पे तुम लिख दोगे आर नॉट बाई टू लिख दोगे, तो यहां से आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, टी हाफ का। टी हाफ मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड, जब आधा रिएक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, ए नॉट बाई टू के। अब पुट करके देखो ना, टी को ऊपर भेजो तो ये टी हाफ है ना, टी हाफ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आर नॉट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ए नॉट लिखा है, इसको आर कर दो ना, आर, मेरे लिए आर इजी रहता है, आर मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो भैया आर नॉट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू हो जाएगा, डिवाइड बाई के। अगर भैया फुल से आधा मास करोगे तो आधा ही होगा, टू नीचे आ जाएगा, तो भैया आंसर क्या बन जाएगा, आर नॉट बाई टू के। तो ये मेरा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, और ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ज्यादा हौच पौच मत करिएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आप हौच पौच कर दे रहे हैं। मैं हौच पौच नहीं कर रहा, कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज बता दिया फिर से बोल देता हूँ, कि हाफ लाइफ पीरियड पे टी हाफ पे अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ये जो फाइनल वाला कंसंट्रेशन होता है ना, ये किसके बराबर होगा, इनिशियल बाय कंसंट्रेशन के हाफ होगा। अब वैल्यू को पुट करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। या वीडियो को पीछे करना, जो मैंने लिखा था तो उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन बोल लो, या कंसंट्रेशन है टाइम टी बोल लो, ठीक है, टाइम टी। और अगर मैं इसका हाफ लाइफ पीरियड बोलूंगा तो ये क्या होता है, 0.693 बाई के, ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक आता है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है ई ए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ए क्या है, अर्हेनियस का कांस्टेंट, इसको अर्हेनियस फैक्टर भी बोल देते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स में तो काम नहीं आता है, जब इसको आप मॉडिफाई कर लोगे ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है ये वाला, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 इंटू आर, 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। वीवीआई फॉर्मूला है अर्हेनियस इक्वेशन का, ठीक है। तो आज मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। चार्ट बना लीजिए, कल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, चार्ट आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।